हम विकास के पथ की ओर अग्रसर हैं। बिल्कुल, राजनीतिक रूप से भी प्राउड हो चुका है। ठीक है। गणेश पाठक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश पाठक जी, 9 नवंबर 2000 के बाद कितना बदला उत्तराखंड? देखिए, राजनीतिक तौर पर उत्तराखंड बहुत बदला, वो आप भी देख रहे हैं। पहले हम उत्तर प्रदेश के एक अंग होते थे, कुमाऊं गढ़वाल 2 मंडल हुआ करते थे। हाँ। और राज्य बनने के बाद 9 नवंबर 2000 को जब राज्य बना तो एक अलग राज्य अस्तित्व में आया और उसकी एक अस्थायी राजधानी देहरादून में बनी और दूसरी अब आप देख रहे हैं कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण बना दी गई है। देखिए कि बेसिकली अगर हम राज्य गठन के बाद की अगर हम बात करें कि हमने क्या पाया है और हम कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। अभी सुरबीर भंडारी जी कह रहे थे, मैं विकास की बात कर रहे थे, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं, लेकिन थोड़ा सा यह है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास इसको मतलब जो अगर इसको विकास अगर कहा जा रहा है तो इस पर बहुत गंभीर सवाल उठ सकते हैं। जैसे कि जो राज्य ये बना, ये राज्य बहुत शहादत के बाद बना और इसके साथ 2 राज्य और बने, छत्तीसगढ़ और झारखंड 2 राज्य और बने। आप देखिए कि छत्तीसगढ़ की राजधानी बन गई है, झारखंड की राजधानी बन गई है, लेकिन अभी हमारी राजधानी का जो इश्यू है वो अभी भी वहीं पे है। हम ग्रीष्म काल, वर्षा काल या किसी कालों में चल रहे हैं। हाँ। और दूसरा जो यहाँ की जो राज्य की पहली अवधारणा थी, विकास की एक अवधारणा दूसरे तरीके से थी। वो ये था कि यहाँ के संसाधन उनका यूज यहाँ के लोग करें और जो प्लाइन है, जो प्लाइन का वेग है वो रुके। देखिए कि पहाड़ी राज्य है, मूलतः ये पहाड़ी राज्य है। अगर हम राज्य गठन के बात अगर करें देखें तो यहाँ पर हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल का जो तराई भाबर का इलाका है, जो तराई का इलाका है, उन्हीं इलाकों का विकास हुआ है। तो पहाड़ के राज्य का की जो अवधारणा थी वो अवधारणा तो पूरी तरह से खत्म हो गई है, उस पर किसी को चिंता नहीं है। अगर हम राजनीतिक विकास की अगर बात करें तो राजनीतिक विकास बहुत ज्यादा हुआ। जो लोग ग्राम प्रधान का टिकट नहीं मिलता, जिनको मंत्री बन गए, कई मुख्यमंत्री बन गए, मुख्यमंत्रियों की एक लंबी जमात बन गई। अगर हम राजनीतिक विकास की बात करें, अगर हम सामाजिक विकास की अगर बात करें तो जाहिर है कि उसमें भी हम पिछड़े हैं। जो हमारा कल्चर था, जो हमारी यहाँ की एक बिल्कुल कुमाऊं, रंगीलो कुमाऊं मेरो गढ़वाला कहा जाता था, छबीलो गढ़वाला। तो जो नारा था, जो छबीलो थी, जो रंग बिरंगी हमारी कल्चर थी, जो संस्कृति थी, वो संस्कृति को हम कहीं दूर खो रहे हैं। हम बिल्कुल एक आयाती संस्कृति को हमने स्वीकार किया है, जो संस्कृति से जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो अगर हम आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मंच में अगर हम इसकी अलग अलग तरीके से अगर व्याख्या करें तो मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूं, क्योंकि इस आंदोलन को मैं गवा रहा हूं। और मैं आपको याद दिलाऊं कि 2 अक्टूबर 2000 को मैंने पिथौरागढ़ में तब मैं दैनिक उत्तर उजाला के लिए रिपोर्टिंग करता था और दिन भर मैंने एक सभा को संबोधित किया था। अब उस दौर के पत्रकार भी एक आंदोलनकारी थे। वो हमारा मिशन बिल्कुल जैसे स्वतंत्रता आंदोलन होता था उस तरीके से किया। अगर आज आप देखें जो आंदोलनकारी घोषित किए गए हैं उनमें कहीं किसी एक पत्रकार को घोषित नहीं किया गया है। अगर हम आंदोलनकारियों की अगर लिस्ट देखें जिनका सम्मान हो रहा है, उसमें कई आंदोलनकारी है ही नहीं, वो विरोध में खड़े थे। मतलब देखिए कि इस राज्य का बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा स्थिति। नित्यानंद स्वामी जी ने पहला विरोध किया जब यूकेडी ने चुनाव का बहिष्कार किया था और उन्होंने पीएससी की सुरक्षा में नॉमिनेशन किया था। और जो बरनाला जी यहाँ पर राज्यपाल आए थे और उन्होंने भी राज्य का विरोध किया था, वो उधम सिंह नगर को शामिल करने की बात कर रहे थे। तो मतलब अगर हम देखें, बहुत गंभीरता से अगर देखें, जो राज्य गठन के जो विरोधी ताकत थे उनकी पौबार हुई है। एक शब्द में यूज कर रहा हूं, पौबार, हो सकता है कि किसी को अच्छा न लगे, लेकिन उनकी पौबार हुई है। जो मेन स्ट्रीम के लोग थे, जो आंदोलनकारी थे, जो इस राज्य को बहुत अच्छा चाहते थे, जिन्होंने एक सपना देखा था, वो सपना हम बहुत दूर तिरोहित कर गए हैं। ये ठीक है, विकास हो रहा है, विकास होना ही है। अगर हम ये देखें कि भारत की आजादी के बाद की अगर हम बात करें, आजादी के दिन की स्थिति क्या थी, आज के दिन की स्थिति क्या है, वो तो विकास होना ही होना है। विकास ये नहीं है, जो सामाजिक जो विकास है, जो चैतन्य चीजें हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं, वो देखिए। आज भी यहाँ की ग्रेजुएट लड़कियां, पोस्ट ग्रेजुएट लड़कियां, आईटी सेक्टर के लड़कियां घास काटने का काम कर रहे हैं। बेरोजगारी इतनी जमात बढ़ गई है और मतलब जो उनके संसाधन थे, जो महिलाओं का बोझ था, वो बोझ हल्का नहीं हुआ है। और दूसरा देखिए कि जो यहाँ की जवानी थी, वो जवानी काम नहीं आ रही है और जो यहाँ का पानी था वो भी काम नहीं आ रहा है। गणेश जी, वापस आपके पास मैं लौटूंगी सर, बहुत सारे गेस्ट इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। निष्कर्ष तौर पर कहूँ तो हमने खोया है, आया नहीं है। ठीक है। रविन्द्रनाथ कौशिक जी, सीधा आपके पास आते हुए, देखिए जो सपना जब इस राज्य का गठन किया गया,
जो सपना लोगों ने देखा था, क्या वो सपना पूरा हुआ है या पूरे होने की दिशा की ओर अग्रसर है? आवाज मिल रही कौशिक जी आपको? देखिए, बहुत सारी बातें हुई हैं इस दौरान बहुत सारी बातें हुई हैं। ऐसी बात नहीं कि कुछ नहीं मिला। और देखिए, काम करते करते ही अनुभव आता है। मुझे याद है कि जैसे उत्तराखंड राज्य बना तो ये बिना किसी तैयारी के बिना यहाँ के लोग उसके लिए तैयार नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि अभी पता नहीं कितने साल तक जो है आंदोलन करना पड़ेगा। उसी का नतीजा है कि जो इंटीग्रेशन आंदोलन के दौरान होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। अब आज भी जो है, उस समय भी गढ़वाल कुमाऊं का प्रश्न था कि राजधानी अगर जो है गढ़वाल को मिली है तो उच्च न्यायालय नैनीताल को देना पड़ेगा आपको। यहाँ पे सचिवालय बना है तो सारे आपके निदेशालय कुमाऊं में चले गए। फिर बाद में पता लगा कि भाई वहाँ जो निदेशक सज्जन हैं वो जो है सचिव से बात करने के बहाने वहाँ से गायब हैं। तो फिर निदेशालय जो है वापस देहरादून लाए गए। तो ये अनुभव की बातें हैं। अनुभव के साथ जो है वो समय होगा। एक राज्य के जीवन में 24 साल बहुत बड़े नहीं होते। दूसरे, उस समय एक विचार था कि भाई गढ़वाल कुमाऊं मतलब जो पर्वतीय क्षेत्र, फिर उसमें देहरादून जोड़ा गया, फिर इसमें हरिद्वार जोड़ा गया। हरिद्वार में भी पहले था कि भाई कुंभ क्षेत्र लेते हैं। फिर मुन्ना सिंह चौहान जी ने बोला कि भाई कुंभ तो हमारे ऊपर एक बोझ बन जाएगा। अगर जो है जो सिंचाई सिस्टम है आपका हरिद्वार के कोने किनारे पे वो नहीं लेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। फिर पूरा जिला हरिद्वार लिया गया। फिर उधम सिंह नगर लिया गया कि भाई अन्न तो वहीं पैदा होता है। वहाँ से विरोध हुआ। तो मुझे याद है कि उन्हें आश्वस्त करने के लिए उधम सिंह नगर के वहाँ पे जो सिख आबादी ज़्यादा थी उन्होंने विरोध किया कि भाई हम तो आपके पीलीभीत से जुड़े हुए हैं, उनके साथ जाएंगे। तो भाजपा के सहयोगी जो है वो अकाली दल के प्रताप सिंह बादल आए समझाने के लिए, जॉर्ज फर्नांडिस समझाने के लिए आए, आंदोलनकारियों की तरफ से आश्वासन देने के लिए वहाँ पे काशी सिंह एरी मंच पे पहुँचे। तो उस समय जो है तमाम तरह की बातें चल रही थी और इतनी जल्दी स्टेट मिला है कि मेरे ख्याल है हम लोग उसके लिए तैयार नहीं थे। उसमें आपका यही लग रहा था कि 50 साल से आंदोलन चल रहा है कि अभी आपके ये आंदोलन कब तक चलेगा कुछ कह नहीं सकते। हाँ, ठीक है। चलिए, इसी बीच शांति प्रसाद भट्ट जी भी काफी देर से हमें ज्वाइन किए हुए हैं। सर, सीधा आपके पास आते हुए आप क्या कहेंगे? देखिए, उत्तराखंड का स्थापना दिवस है, 24 साल की जर्नी हमने पूरी कर ली है, 25 साल में हम उसकी तरफ बढ़ गए हैं। तो क्या कहेंगे इस 24 साल की जर्नी के लिए और जिस 25 साल में आप एंटर कर रहे हैं? देखिए निशा जी, सर्वप्रथम तो प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई। 24 साल पूरे हो गए थे, 25वें वर्ष में हम प्रवेश कर गए। सभी चैनलों पे डिबेट चल रही है, अपने अपना पक्ष सब रख रहे हैं। इसी पैनल पे बैठे हमारे बीच में सबसे वरिष्ठ पत्रकार गणेश जी बड़े धारा प्रवाह जो बोल गए, मैं सहमत हूं। जो उदासीनता, जो निराशा उनकी जिब्या में थी, एक पत्रकार होने के नाते जिस आंदोलन को लेकर वो चले, वो धारा प्रवाह 1 मिनट में सब बोल गए कि हम कहां खड़े हैं। 24 वर्ष हो गए निशा। उत्तराखंड में मानवीय मूल्यों को जीवित रखने के लिए उसके मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करना सरकारों का काम होता है। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार और स्वरोजगार। अगर सरकार इसको देने में सफल होती तो इस डिबेट में बैठे कोई भी व्यक्ति इधर उधर की बात ना करता। शिक्षा के स्तर पर इन 24 वर्षों में प्राइवेटाइजेशन के कारण गरीब शिक्षा से दूर हो चुका है, पहाड़ों में स्कूल बंद हो गए। स्वास्थ्य के हालात इन 24 वर्षों में ऐसे हो गए, प्राइवेटाइजेशन के कारण सरकारी हॉस्पिटलों में सिर्फ रेफर किया जाता है। उदाहरण आपके सामने मरचूला का है, बिल्कुल इलाज नहीं मिला, मर गए। सड़क की बात करते हैं तो पूरे राज्य के अंदर जो नेशनल हाईवे हैं या बॉर्डर रोड हैं वो चौड़ी जरूर हुई हैं, हाँ। मगर वो घोटालों की भेंट चढ़ गई। ब्रांच रोड, जिला रोड, उनकी यह स्थिति है, बताने के लिए काफी है। मौन में गाड़ी पलटी, 46 मरे, अभी मार्चुला में पलटी, 36 मरे। मैं सरकार की कामयाबी बता रहा हूं आपको
सड़क देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड नहीं है। पहाड़ों में जाकर देखिए, राज्य बनने के बाद से ज्यादा दुर्गति हुई है। सरकार रोजगार देने में इतनी असफल हुई है कि हाकम पैदा हो गए और स्वरोजगार दिल्ली बंबई के लोगों को मिल रहा है, पहाड़ी यहां पेटी पे काम कर रहे हैं। राज्य 4,500 करोड़ के कर्ज से शुरू हुआ था, आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज इस राज्य के ऊपर थोप दिया गया है। प्रति व्यक्ति आय हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून की छोड़ दें तो पहाड़ में 25,000 रुपए साल की इनकम नहीं है। किसानों की दुर्गति यह है कि 5 किलो राशन का ढोंग ये भाजपा वाले पीटते हैं, यानी कि 5 किलो राशन पर पर्वतीय मूल का किसान आश्रित हो गया, कारण जंगली जानवर उसको खेती नहीं करने दे रहे हैं। हम वन अधिनियम में परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो सरकार हमारी सुन नहीं रही है। उत्तराखंड में पलायन की स्थिति यह है कि जिस गांव में सड़क गई, आदमी जंगली जानवरों से इतना परेशान है वो पलायन करने को मजबूर है। 24 वर्ष में राज्य की राजधानी का पता नहीं है, मगर घोटालेबाजों के घर दबादब भरे जा रहे हैं। अब सवाल आता है कि हम कहां खड़े हैं। हम उत्तराखंड राज्य जो सीमांत क्षेत्र के लोग, जो यहां के मूल हैं, वो मानव बम के बीच में आके बैठ गए। सीमाओं में ऐसे ऐसे लोगों ने संपत्तियां खरीद ली, उत्तर प्रदेश के अपराधियों से लेकर इंटरनेशनल अपराधी आ गए यहां, और उनको संरक्षित। सर, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन पूरी तरीके से ये कहना कि सरकारों ने कुछ नहीं किया, ये भी गलत है। सर, मैं आपकी बात से सहमत हूं। जो तथ्य आपने रखे, जो फैक्ट्स आपने रखे, क्योंकि मैं खुद उत्तराखंड की हूं, मैंने देखी वो चीजें जो आपने कही है वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये कहना गलत है कि सरकारों की तरफ से कुछ नहीं किया गया। देखिए सर, अगर सरकारों की तरफ से कुछ नहीं किया जाता तो शायद ये सरकार रिपीट नहीं होती। गणेश जी, आ रही हूँ सर आपके पास। गणेश जी, मतलब है मेरे तथ्य पुराने दीजिए, मैं इनकी तारीफ भी करूंगा ना। अब आप चलो, मैं आपको तारीफ भी सुना देता हूं। ठीक है, ये आज ठीक है सर, थोड़ा टाइम मेरे पास लिमिटेड है, मुझे एक बार और गेस्टों के पास जाना है। गणेश जी, ठीक है सर, आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ, फिर आप अपनी बात रखिएगा सर। गणेश जी। जी हाँ, मैं ये कह रहा था, देखिए अभी मैं भट्ट जी को सुन रहा था। बेसिकली विकास एक सतत प्रक्रिया है, और विकास का किसी भी राज्य का पैमाना अगर हम देखें तो संतुलित होना चाहिए, समग्र होना चाहिए। नारायण दत्त तिवारी जी के कार्यकाल में समग्र संतुलित विकास का नारा दिया गया था। और विकास, अगर हम आप ये देखिए कि अगर हमने क्या किया, हमारे राज्य बनने के बाद जो अविभाजित उत्तर प्रदेश का जो कल्चर था, वो कल्चर ही हमने अडॉप्ट किया। हम एक नई संस्कृति पैदा नहीं कर पाए, चाहे वो नौकरशाही का मिजाज हो, चाहे वो राजनेताओं का मिजाज हो, चाहे वो मीडिया का मिजाज हो। मैं खुद मीडिया से हूँ, मीडिया का जो मिजाज हो वो हम उसको बदल नहीं पाए, जबकि एक नई कार्य संस्कृति की जरूरत थी। अब आप देखिए कि शहरों का विकास को ही आपने केंद्र में रखा और गांव के विकास को आप भूल गए, और गांव के विकास की तरफ से नहीं आपने वो किया। अगर आप पूरे बजट को देख लीजिए, बजट का करीब मतलब 12 या 13% गांव के विकास पर खर्च हो रहा है, बाकी सब पैसा शहर के विकास पर खर्च हो रहा है। अब आप देखिए कि सड़क कनेक्टिविटी की हम बात करें, रेलवे कनेक्टिविटी बात हम करें, ब्रिटिशर्स कुमाऊं में जहां पे रेलवे ट्रैक को छोड़ गए थे काठगोदाम पर, वो ट्रैक वहीं पे है। ये ठीक है, गढ़वाल में कनेक्टिविटी बढ़ी है, उसके लिए भी कुछ लोगों ने, कुछ व्यक्तिगत लोगों के अपने एफर्ट्स थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैं यहाँ पे भी मतलब किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन 2-3 लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने इसको अच्छा काम किया। अब आप हेल्थ सेक्टर में आ जाइए, हेल्थ सेक्टर में आपने जो मेडिकल कॉलेजेस बनाए या जो आप एम्स बनाए, उनका अगर स्थान की अगर आप बात करें तो देखिए कि उनका लाभ किसको मिल रहा है। अधिसंख्यक यूपी के लोगों को लाभ मिल रहा है। हल्द्वानी में जो मेडिकल कॉलेज है वो पूरे यहाँ पीलीभीत से लेकर ये सारा बरेली तक का जो इलाका है वो सबको लाभ देता है। लेकिन जो पहाड़ का आदमी, जो धारचूला का आदमी है या जो माणा का आदमी है, उसके विकास की देखिए। ये राज्य हमने किस लिए मांगा था, ये राज्य के लिए संघर्ष क्या हुआ था। अगर हम राज्य के गठन के समय, आज हमारी 24वीं वर्षगांठ है, इस वर्षगांठ पे हमें ये भी मूल्यांकन करना चाहिए कि जो हमारा विकास है, क्या इसी विकास की इस राज्य को जरूरत है। अगर ये असंतुलित विकास अगर होगा, देखिए कि अगर इसी तरह से अगर विकास होगा तो सारे के सारे गांव पलायित हो जाएंगे, गांव में लोग रहेंगे ही नहीं, तब राज्य किस बात का रहेगा। तब जो पर्वतीय राज्य की अवधारणा कहां से रहेगी। अब आप पड़ोसी राज्य को देखिए, हिमाचल को, हिमाचल में केवल फ्लोरिकल्चर और जो फ्लोरिकल्चर है और जो फलों का उत्पादन है
जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उस सेक्टर में परमार साहब ने एक बिल्कुल मिसाल पेश की। आज हम हिमाचल का सेब दुनिया में जा रहा है और हिमाचल की आबादी का करीब करीब 20% लोग केवल सेब के कारोबार से जुड़े हैं, वो बाहर नहीं जा रहे हैं, वो फ्लाइट नहीं हो रहे हैं। तो हम ये 24 साल में आप हमें ये बता दीजिए कि कोई भी सरकार हमें ये बता दे कि आपने एक पर्यटन का एक स्थान डेवलप किया, जो पर्यटन के पहले केंद्र थे वही है। आप हमें ये बता दीजिए कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में आपने एक इलाका आपने डेवलप किया। हम ये नहीं कह रहे विकास नहीं हुआ, विकास हुआ, लेकिन क्या इसी विकास की जरूरत है? बिल्कुल, सवाल इस बात का है। बिल्कुल। और विकास का मतलब कहीं ना कहीं सरकारें केवल देहरादून तक इसे समेट कर रख देती हैं, और जहां तक पहाड़ी जिन जगहों तक विकास पहुंचना चाहिए असल में वहां तक विकास नहीं पहुंच पाता। मैं आप लोगों के इन तथ्यों से सहमत हूं, क्योंकि मैं भी उस इलाके से आती हूं जहां पर विकास को सचमुच पहुंचना चाहिए। रोटे